स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हम जो लाइट है उसका वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। आज हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे पहले कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसकी क्या लिमिटेशंस थी, मतलब आप ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई कि इन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और ये जो फिनोमिनन थे ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर भी। तो हाँ, इसकी लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स ने जो थ्योरी थी उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। उसने लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन किया। तो इसकी जो मेन लिमिटेशंस थी वो क्या थी? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, दो फिनोमेनन है हमारे पास, ठीक है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। दूसरा हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होगा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए क्यों पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का काफी इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सब जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पढ़ने से पहले और हम ये पढ़ेंगे कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसके क्या रिजल्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक बार स्टार्ट करें। तो अगर हम बात करें कि व्हाइट लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें तीन प्रोसेस हो सकते हैं कि कुछ लाइट को वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो एब्जॉर्ब कर ले लाइट। क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे कि इस पे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट कर देगी। और थर्ड है कि लाइट जो है उसके अंदर से पास होके और आगे चली जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड, कि लाइट ट्रांसमिट हो गई थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस हो सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर के लिए जो फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है। कि हमें कोई भी कलर दिखाई दे रहा है कि ये जो बोर्ड है इसका कलर व्हाइट है, या हमें कोई भी आपके पास बुक नोटबुक ले रहा हूं, इसमें जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्रीन कलर है, येलो कलर है, या सॉरी ब्लू कलर है, तो ये जो कलर्स हैं ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं कि इसमें से ग्रीन कलर की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ब्लू कलर की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, येलो कलर की लाइट है हमारी आंखों तक आ रही है। इसलिए हमें कोई भी कलर है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वैसे ही हमें दिखाई देता है। तो ये जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब अगर वो जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसका अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, सपोज करो उसकी वेवलेंथ येलो कलर से मैच कर रही है तो हमें उसका कलर येलो दिखाई देगा। अगर उसकी वेवलेंथ रेड कलर से मैच कर रही है तो हमें रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है, और कौन सी लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है हमें वैसा ही कलर दिखाई देगा। तो अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके साथ वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, क्या होती है, वो सब हम आगे उसमें देखते हैं। तो देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इमिट करेगा रेडिएशंस की फॉर्म। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। तो उन रेडिएशंस की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वो लैम्डा 1 2 3, मतलब पॉसिबल कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स की जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसको इमिट कर सकता है या करता है, ठीक है, कि जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स हो सकती हैं उनको वो इमिट करता है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, करेगा जरूर। मतलब
ये जो λ1 है λ2 है, मतलब एक लाइट है, एक रेडिएशन है जिसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 है, λ2 है, λ3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब इनमें से एक की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा निकलती है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट देखें वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लॉट है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो इधर इंक्रीज होती जा रही है और यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो सकती है, कि इसको हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं, कि यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम हो सकती है, मतलब कोई भी एक वेवलेंथ की जो लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। वो इसमें से 2, 3, λ2, λ3, 4, 5, 6 कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ये जीरो नहीं होगा कभी भी, क्यों? क्योंकि हर रेडिएशन, हर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिटेड होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं। मतलब अब जो कलर हमें दिखाई देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब उस कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसकी जो वेवलेंथ की कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कोई भी पर्टिकुलर होगी, उसको हम लैम्डा मैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्डा मैक्स। और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। कि अगर मुझे इसका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं सबसे ज्यादा ग्रीन निकल रही है। कौन सी रेडिएशंस निकल रही है? ग्रीन रेडिएशंस इसमें से निकल रही है, ठीक है। तो ये है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हमने प्लॉट देखा इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ने वाले थे। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है और उसमें ये ग्राफ क्या आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब हम वो पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये बॉडी और ये ऑब्जेक्ट विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, जो सभी वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी इमिट करता है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो देखो अब हमने ग्राफ देखा था जो इंटेंसिटी, ठीक है, और वेवलेंथ के बीच में, वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, ठीक है, जिसको हम लैम्डा मैक्स बोल रहे थे, जो सबसे ज्यादा इमिट होती थी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, ठीक है। तो जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इमिट कर रही थी, तो उनकी भी कोई ना कोई वेवलेंथ थी, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी को जब हमने, देखो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट कर रहा था, हम तो अब रेडिएशंस को मान रहे हैं कि उनका तो वेव नेचर है। कैसा नेचर है? वेव नेचर है। ये जो हमारे पास ये जो पीक आता है, ये एक्चुअल, ये एक्सपेरिमेंटल पीक है। कैसा पीक है? एक्सपेरिमेंटल पीक होता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अब हमने थ्योरेटिकली क्या किया कि रेडिएशंस को रेडिएशंस का वेव नेचर मान के जब हमने प्लॉट ड्रॉ किया, तो वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरीके से शो करेंगे। तो थ्योरेटिकली हमारे पास जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया, जब हमने वेव मान लिया रेडिएशंस, कि कैसा नेचर मान लिया उनका, कि वेव नेचर ही होता है। तो हमने थ्योरेटिकली जब देखा तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आया। तो ये ग्राफ तो इसके सिमिलर नहीं था, तो अब इसके सिमिलर नहीं था, तो मतलब हमारे कहीं ना कहीं अजम्पशंस जो है वो गलत थे, कि हमने जो वेव नेचर माना हुआ है रेडिएशंस का वो गलत है, उसका कुछ और भी नेचर है। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो रेडिएशंस है, जो लाइट है, उसका नेचर जो है वो पार्टिकल भी होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल भी नेचर होता है। अब इसके बाद जब ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आया, तो प्लैंक्स जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमने जो अजम्पशन ले रखा है कि जो वेवलेंथ, जो वेव नेचर होता है किसी भी रेडिएशन का, वो गलत है।
उसका पार्टिकल नेचर भी मानेंगे। और उन्होंने इसको क्वांटा बोला, ये जो पार्टिकल होता है किसी भी लाइट का उसको हम क्वांटा बोलेंगे। तो उसकी एनर्जी कितनी होती है वो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, क्या इक्वेशन दी उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें दी, ठीक है। और उसने कहा कि जो एनर्जी इमिट हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, बॉडी से, वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रही। it absorbed or emitted in the form of packets, in the form of पैकेट्स। की कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में कर रहा है। और एक एनर्जी के जो पैकेट है उसको हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम। इसी से ये थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो क्वांटम बोलते हैं कि एनर्जी का एक जो पैकेट है उसको हम क्वांटम बोलेंगे। और ये जो एनर्जी होगी इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो आपके पास रेडिएशंस है इनकी कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। ई जो है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एब्सॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और E इज इक्वल टू एच न्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट इज h, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 raised to power minus 34। 6.6 into 10 raised to power minus 34 ये वैल्यू होती है इस प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी? इस एक फोटोन की जो एनर्जी है, इस क्वांटम की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है ये क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम। इस एक क्वांटम, एक जो क्वांटम जो एनर्जी का है, एक पैकेट जो एनर्जी का है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। न्यू क्या आपके पास? फ्रीक्वेंसी। और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या आपके पास है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिनोमिनन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल भी हो सकता है। अब हम एक और पढ़ेंगे फिनोमिनन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो भी यही एक्सप्लेन कर रहा था कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर होता है। कैसा है? पार्टिकल नेचर। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी हम पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इंसिडेंट करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका इजेक्शन, उसका क्या होता है? इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा मेटल सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी strikes on a metal surface, then ejection of electron takes place and this is known as photoelectric effect। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने कहा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइट होनी चाहिए, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट नहीं कर सकती। एक पर्टिकुलर, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अब इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं, देखो हमारे पास दो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो मतलब हम एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। उतनी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने की जो स्पीड है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं, मतलब हम इस ये जो आपके पास लाइट है इसकी इंटेंसिटी अगर अमाउंट हम इंक्रीज कर रहे हैं
तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, या सॉरी वेलोसिटी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, कि जितनी हम इंटेंसिटी, जितनी अमाउंट एनर्जी की लाइट की इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी इंक्रीज कर देंगे उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब हमने कहा कि अगर लाइट का वेव नेचर होता, कैसा नेचर होता, वेव नेचर, तो ये कंटिन्यूअस एक बीम होती लाइट की, ठीक है, एनर्जी की एक कंटिन्यूअस बीम हो सकती थी, तो उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस होता तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि अगर मैं कहूं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ये जब ऑब्जेक्ट अगर धीरे से इसके साथ स्ट्राइक करती है तो ये मूव नहीं करेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, लेकिन अगर स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आके इस पे स्ट्राइक करती है तो इसमें मूवमेंट आएगा। तो लेकिन अगर अब मैं लाइट की बात करूं, कि मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर या हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर बीम है जो कंटिन्यूअस बीम है एनर्जी की, लाइट की, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस पे कोई भी जो लाइट है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है पे जो इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का वो पॉसिबल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो लाइट का नेचर है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ लाइट है हमारे पास, क्या है इसमें, पैकेट्स ऑफ लाइट आ रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्म में जो लाइट है वो पूछ रही है। और इन पैकेट्स ऑफ लाइट को हमने बोला फोटोन, क्या बोला हमने, फोटोन बोला। एनर्जी ऑफ पैकेट जो था, पैकेट ऑफ एनर्जी जो था, उसको हम क्वांटम बोल रहे थे, और यहाँ जो पैकेट ऑफ लाइट होगा उसको हम फोटोन बोलेंगे। वैसे इतना ही डिफरेंस है दोनों सेम ही, कि वहां लाइट का जो पैकेट है, यहाँ जो लाइट का जो पैकेट है उसको हम फोटोन बोल रहे हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में जो एनर्जी का जो पैकेट था हमने क्वांटम बोला था, उसको क्या बोला था, क्वांटम। एनर्जी हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू एच, ठीक है। तो ये दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट थे, दो फिनोमेनन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है उसका वेव नेचर होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे पास, आ सकते हैं एग्जाम में, हमसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ये सब हम पढ़ेंगे, और फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके सिलेबस में, क्यों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है, ठीक है, और इसको पढ़ना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ठीक है। थैंक यू।